नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा सा समस्या हो रहा था अभी, और इसीलिए हम लेकर के आए हैं आज विदाउट डिजिटल बोर्ड। और एक दो दिन अभी फ़िलहाल ऐसा ही चलने वाला है जब तक कैमरा और पूरा सेटअप ना हो जाए, ठीक है। तो सारा मतलब कि ऑनलाइन कर दिया गया है ना। कैमरा भी बुक कर दिया गया है, एक दो दिन में आ जाएगा, वो लग जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ सेट होने के बाद ही हम अब उस पर करेंगे क्लास। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर क्लियर नहीं आ रहा है, साफ़ नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से आज दो तीन दिन, लगभग एक दो दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं, एक दो दिन। कल भी हम इसी में बिजी थे, तो एक दो दिन अभी और क्लास चलने वाला है जो आप लोग को इसी प्रकार से होगा आपका, ठीक है। आज हम लोग देखें दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। हम लोग ज्योग्राफी वन लाइनर कर लिए हैं, पॉलिटी वन लाइनर कर लिए हैं। अब हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में भी आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री ही हम लेकर के आए हैं। और बिल्कुल बेसिक से, है ना, पूरा एनसीईआरटी जो सिलेबस से संबंधित है आपका, और उसी से संबंधित आपका सारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 100 से ज़्यादा प्रश्न अभी हम लोग देखने वाले हैं, जो आपको आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से, और फिर आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग अभी प्रधान शिक्षक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और जिनको नोट्स चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए दोस्तों आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 351 चार्ज है, आप वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कैसे पीडीएफ मिलेगा दोस्तों? तो 351 आप इस नंबर पर पे करना पड़ेगा, है ना। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से। उसके बाद आपको प्रधान शिक्षक का डीएलएड हो गया, समान अध्ययन हो गया, है ना, सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस में है वो सब चीज़ आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, और फिर डेली बेसिस पर भी आपको पीडीएफ देते हुए रहेंगे हम। कब तक मिलेगा? तो ये 18 दिसंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है, 18 दिसंबर 2022। तो तब तक आपकी क्लास चलेगी, और कोई भी अलग से चार्ज अभी फ़िलहाल नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ प्रधान शिक्षक के लिए नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्रश्न होते हैं ना, सॉरी, एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपको स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, सीटेट का भी फॉर्म आ चुका है ना। सीटेट की भी फॉर्म आ चुकी है। जिन लोगों, अगर सीटेट तैयारी कर रहे हो, आपके जो भी मित्र हों, जो आपके फैमिली में हों, तो उनको भी हमारे चैनल से जोड़ दीजिएगा, है ना, उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, सीटेट के बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। आज का पहला सवाल कह रहा है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आपको एग्जाम में पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, दोनों में दोस्तों अंतर है। अगर पुर्तगाली यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है तो 1498 ईस्वी आपका आंसर राइट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहे कि इस सिर्फ अगर दे दिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको टिक करना है 1600 ईस्वी, है ना, 1600 ईस्वी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी दोस्तों? तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। और पुर्तगाली अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो 1498 ईस्वी में। दूसरा सवाल है कि, दूसरा सवाल कह रहा है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? देखिए, भारत का खोज किसने किया? तो आपको पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। और ये कहाँ के था दोस्तों? तो ये पुर्तगाल का था आपका, यानी कि यूरोपीय यात्री था, पुर्तगाल का था। और ये कैसे होते हुए आया था? तो ये आपको आया था केप ऑफ गुड होप होते हुए। यानी कि देखिए, अफ्रीका जो महादेश है ना, अफ्रीका जो महादेश है, अगर आप देखते हैं तो ये है अफ्रीका महादेश, ठीक है। ये है आपका
अफ्रीका महादेश, और अफ्रीका महादेश के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोप कंट्री, ठीक है। और यहीं पर है आपका पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल से होते हुए जो आया था वास्को डी गामा, ये आपका ऐसे होते हुए किनारे किनारे आया था दोस्तों, ये किनारे किनारे। और ये जो अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है ना, ये अफ्रीका का जो ये दक्षिणी भाग है, इसी को कहते हैं दोस्तों केप ऑफ गुड होप, है ना। ये जो दक्षिणी भाग है इसी से होते हुए आया था। और यहीं पर है आपको यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है ध्यान में अभी नहीं आ रहा है ना। इस द्वीप से होते हुए आया था, है ना। इस द्वीप से होते हुए ही वो आपको जो वास्को डी गामा है वो भारत में पहुंचा था। और कहाँ पर पहुंचा था, तो सबसे पहले कालीकट आपका आया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो ये था आपको यात्री, उसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए, जो समुद्री मार्ग की खोज किया था भारत और आपका यूरोप के बीच में, है ना। देखिए क्वेश्चन कोई पूछता है कि भारत की खोज ये नहीं किया, भारत का जो पुर्तगाल का समुद्री यात्रा का खोज किया था दोस्तों, है ना। यूरोप और भारत के बीच जो समुद्री यात्रा है उसके बीच ये समुद्री मार्ग का ये खोज किया था आपका, ठीक है। ये भारत का खोज नहीं किया था, भारत कहीं भुलाया हुआ नहीं था आपका। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा जो है ये सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये जो वास्को डी गामा था ये आपको आया था दोस्तों कब, तो 20 मई 1498 को कालीकट में, ठीक है। कब आया था, कालीकट पर आया था आपका। कालीकट जो है ना, ये केरल के जो तट है ना, ये जो केरल राज्य है, केरल के जो राज्य है यहाँ पर जो तट है वहीं पर कालीकट है, कालीकट तट के पास ये आया था। और यहाँ के जो राजा थे वो जमोरिन थे, है ना। यहाँ के राजा कौन थे, राजा जमोरिन, और इन्होंने ही ये वास्को डी गामा को यहाँ पर स्वागत किया था आपका। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया था वह मार्ग का नाम बताना है। तो वो आया था केप ऑफ गुड होप होते हुए, ठीक है। कहाँ से आया था, केप ऑफ गुड होप होते हुए। अभी आपको बताए थे कि ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है ना, ये अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी छोर है ना, इसी से होते हुए आया था, यहीं से किनारे से। तो इसी को कहा जाता है ना, इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। चलिए अगला सवाल है कि वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की थी। देखिए प्रथम व्यापारिक कोठी की बात कर रहा है, सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था, है ना। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था, ठीक है। और वो भारत में सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला, तो कोचीन में खोला। कोचीन कहाँ है दोस्तों, तो केरल में, है ना। केरल में खोला था, सबसे पहले केरल ही आया था ये। और 1503 ईस्वी में इन्होंने खोला था, तो ये डेट याद रखिएगा। और कहाँ खोला था, तो कोचीन में खोला था। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वाइसराय भेजा था। देखिए पुर्तगाली जो सरकार थे, है ना, पुर्तगाल के तो सरकार होंगे ना कोई, तो वहाँ की जो सरकार थे उन्होंने भारत में अपना गवर्नर भेजा था, ठीक है। भारत में अपना गवर्नर यानी कि उसको वाइसराय कहा जाता है। तो वाइसराय बना करके भेजा था, वो व्यक्ति कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसको एक भी सवाल आप नहीं छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1509 ईस्वी में, है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर, जी हाँ, 1505 में कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया गवर्नर बन करके, यानी कि वाइसराय बन करके, ठीक है। और अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वाइसराय कौन बना था। पहला कौन हो गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरा हो गया अल्फांसो द अल्बुकर, ठीक है। दूसरा कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर। ये कब आया था, 1509 ईस्वी में। अगला सवाल है कि डच कहाँ के मूल निवासी थे। बहुत बार पूछा गया दोस्तों डच। देखिए तो जो डच वासी थे ना, इन्हीं को कहा जाता है हॉलैंड, यानी कि नीदरलैंड के यही थे। नीदरलैंड भी कह सकते हैं, हॉलैंड भी कह सकते हैं। तो ये जो डच वासी थे ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो हॉलैंड या नीदरलैंड के, ठीक है। और कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। तो भारत आने वाला जो प्रथम डच जो था दोस्तों वो था कार्नेलिस डे हस्तमान, ठीक है। और वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था, तो 1596 में आया था। और आशा का अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए आया था। यानी कि जैसे जो पुर्तगाली आए थे ना जिस रास्ते से, है ना, पूरा अफ्रीका को पार करते हुए, और जो अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है ना, वहाँ से
आपको होते हुए आया था, उसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वहीं से ये डच यात्री भी आया था। इसका नाम क्या था? कार्नेलिस डे हस्तमान। ये पहला व्यक्ति था आपका, है ना, जो डच यात्री था। अगला सवाल है आपका कि भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, अब डच जो आया, सबसे पहले पुर्तगाली आया, पुर्तगाली यहाँ पर अपना कंपनी स्थापित किया। उसके बाद कौन आया? डच आया। तो डच ने 1602 ईस्वी में इन्होंने अपना यहाँ पर स्थापना किया। अगला सवाल है दोस्तों कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो डचों ने सबसे पहले स्थापित किया था मसूलीपट्टनम, और यह है आपका कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। और 1605 ईस्वी में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब तथा किन के साथ किस युद्ध में पराजित होने पर हुआ था? देखिए, डच ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहे, और क्योंकि इसको अंग्रेज क्या किए? तो यहाँ से खदेड़ दिए। तो कब खदेड़ दिए? 1759 ईस्वी में खदेड़ दिए। किस युद्ध में? तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेज यहाँ से इसको खदेड़ दिया। किसको? तो डच को यहाँ से खदेड़ दिया। तो डच का यहाँ पर पतन हो गया। कब हुआ पतन? तो 1759 में। किसके साथ हुआ? तो अंग्रेजों के साथ युद्ध में हुआ। कि कौन से युद्ध में? तो बेदरा के युद्ध में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1600 ईस्वी में होती है। और इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम। अगला सवाल है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। ठीक है, और किस महारानी ने दोस्तों? तो वो महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम, जो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना, है ना, तो इसका पहला जो गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। अगला सवाल है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और ये गया था 1609 ईस्वी में। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में गया था सबसे पहले। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। चलिए, प्रथम अंग्रेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है कि कैप्टन हॉकिंस, प्रश्न है दोस्तों कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? देखिए, कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था, वो जो आया था दोस्तों, तो उस समय इंग्लैंड के कौन सा राजा था, है ना, जिसका वो राजदूत बन करके भारत में आया था और मुगल दरबार में गया था? तो वो था जेम्स प्रथम। जी हाँ, जेम्स प्रथम, ये अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड का ये तत्कालीन राजा था उस समय, और इन्हीं के द्वारा ये राजदूत बना करके इसको भारत में भेजा गया था। किसके दरबार में? तो मुगल के दरबार में। अगला प्रश्न है आपका कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की? यह अनुमति किनके दबाव में रद्द की गई थी? देखिए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो सूरत में दी थी दोस्तों। और यह अनुमति किसके दबाव में रद्द कर दी गई? तो पुर्तगालियों के दबाव में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, अभी 1-2 क्लास दोस्तों इसी प्रकार से चलेगा, और इसके बाद आपका पूरा जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद फिर मज़ा आएगा आपको डिजिटल बोर्ड पर। और फ्राइडे से आपका कल से देखिए मैथ का क्लास भी हो सकता है ना, तो कल से आपका मैथ का क्लास भी होगा। और छठ पूजा के बाद यानी कि लगभग 2 या 3 तारीख से फिर आपका साइंस की अलग क्लास चलेगी और करेंट अफेयर की एक अलग क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग की तैयारी पूर्ण होती रहे। अगला है दोस्तों कि पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर
अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों को युद्ध में पराजित करके 1613 ईस्वी में सूरत में, ठीक है। 1600 देखिए 13, कहीं कहीं आपको 1608 मिलेगा, यहाँ पर 1608 भी यहाँ सुधार लीजिएगा आप, है ना, 1608 होना चाहिए। 1608 में दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, कहाँ? तो सूरत में, है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, 1608 कर दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है आपका कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? जी हाँ, तो 1615 में, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, 1615 में सम्राट कौन था? तो जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बना करके मुगल दरबार में भेजा था, और वो सर टॉमस रो को, ठीक है। मुगल दरबार कौन थे उस समय? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। किसको भेजा था? तो सर टॉमस रो को भेजा था। और इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो जेम्स प्रथम। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आधुनिक भारत जब हम लोग देख रहे हैं तो शुरू से देखेंगे, है ना, सिर्फ हम लोग 1857 के बाद नहीं, उसके पहले भी आपको जब अंग्रेज आया था, पुर्तगाली आया था, वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, और वहीं से आपका आधुनिक भारत शुरू होता है, ठीक है। तो शुरू से हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना, जब तक हमारा देश आज़ाद ना हो जाए। चलिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है दोस्तों, ये होता है 1746 से 48 के बीच में। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है दोस्तों 1749 से लेकर के 54 के बीच में। ये भी हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो उसका नाम था डुप्ले, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपका, है ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1749 से लेकर के 54 तक। किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, ठीक है। तो जो युद्ध हुआ था उस समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वो था डुप्ले, है ना। कौन था? डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? बताइए। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 63 के बीच में, और ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो तीनों देखिए आप लोग को याद हो गया, तीनों युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, प्रथम द्वितीय तृतीय, है कि नहीं, कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कब हुआ था? 46 से 48 से। दूसरा कब हुआ? 49 से 54। और तीसरा कब हुआ? 56 से 63 है। यहाँ पर आप 56 कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 58 नहीं होगा, 56 से 63 के बीच में हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। चलिए, अगला सवाल है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की ही हार होती है, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी ताकतवर धीरे धीरे हो गया था, तो फ्रांसीसी यहाँ पर क्या हुआ? हार गया। अब है कि कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? देखिए, कोई भी युद्ध समाप्त होता था ना, तो चाहे वो किसी संधि के माध्यम से ही वो समाप्त होता था। तो तीसरे जो कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ दोस्तों, वो 1763 में समाप्त हुआ, और पेरिस की संधि के तहत ये तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये समाप्त हो गया। चलते हैं अब हम लोग प्लासी के युद्ध में। चलिए, अब हम लोग लड़ते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध होता कब है? तो प्लासी का युद्ध सिंपल आप लोग को याद रखिएगा, 1757। कई बार एग्जाम में सिंपल आप लोग को पूछा जाएगा कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। चलिए, तो 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध, है ना। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, बंगाल का नवाब उस समय कौन था? उसे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था? देखिए, उस समय बंगाल का जो नवाब था दोस्तों, वो था सिराजुद्दौला, और इसी के धोखाधड़ी के वजह से क्या हुआ था, ये जो बंगाल जो था वो हार गया था, और उसके बाद मिर्जाफर को क्या किया गया था? वहाँ का गवर्नर बनाया गया था। चलिए, तो अगला प्रश्न है, वहाँ का नवाब बनाया गया था, गवर्नर नहीं, वहाँ का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया?
तो मीर जाफ़र को बनाया किसने? तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। 2 बार कीजिएगा तो वो फिर से अनलाइक हो जाएगा आपका, इसीलिए एक ही बार लाइक बटन दबाना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला सेनापति कौन था? बताइए। अब आ जाइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए तो बक्सर का युद्ध कब होता है? और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। चलिए बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? अगला प्रश्न है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बनाया? तो बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब तथा किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि होती है ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि। अगला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चारों युद्ध से एक युद्ध के बारे में आपको पूछ सकता है, कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, है ना, कौन पराजित हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है वो 1767 से 69 के बीच में होता है। याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 तक। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? तो वो था हैदर अली। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान के पिताजी। तो हैदर अली जो थे इन्होंने ही, इनके दिमाग में ये था कि अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना है? तो बाहर निकाल करके फेंकना है। ठीक है, चलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का इनके दिमाग में यही था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर था दिया हुआ है वेरेंस्ट, नाम थोड़ा सा टेढ़ा पर लिख दिया है, वेरेंस्ट। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो जो अंग्रेज थे उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि अंग्रेज का जो नेतृत्व किया था वो कौन था दोस्तों? तो उसका नाम था आपका, मैं नोट कर देता हूँ, उसका नाम था जनरल जोसेफ स्मिथ, है ना। जनरल जोसेफ स्मिथ जो था इन्होंने ही अंग्रेज का क्या किया था? तो नेतृत्व किया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, जनरल जोसेफ स्मिथ। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी और यह संधि कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको पता है कब से कब तक चला था? तो 67 से 69 तक। तो 69 में ये संधि हुआ होगा। 4 अप्रैल 1969 को ये संधि होता है और मद्रास की संधि के तहत ये जो युद्ध था वो समाप्त होता है। ठीक है, तो युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि? मद्रास की संधि, और 4 अप्रैल 1769 को होती है। अगला है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है वो होता है 1780 से लेकर के 84 के बीच में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली था और आपका अंग्रेज था, उसके बीच में आपका ये युद्ध हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? तो मद्रास संधि हुआ था आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो मद्रास संधि के तहत हुई थी और इसी के उल्लंघन के वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। 1780 से 84 तक चलता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। छपेगा ये सब सवाल एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था टीपू सुल्तान। जी हाँ, यही है टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है
और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु होती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दोनों से यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आप लोग को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। अब है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और ये होता है 1790 से लेकर के 92 तक। प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। जी हाँ, कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? लॉर्ड कर्नवालिस था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। जी हाँ, जो इसकी राजधानी थी टीपू सुल्तान की वो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम ही थी। और इसकी संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। कब हुआ? तो 1792 ईस्वी में। चलिए, तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है किस संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया और ये हो गया आपका चतुर्थ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69, याद रखिएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? है ना, प्रथम हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। तृतीय कब हुआ? तो 90 से 92। और चतुर्थ कब हुआ? तो 1799। ये चारों डेट आप याद रखिएगा क्योंकि चारों से एक ना एक आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू होता है और कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में छपा है तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली। सॉरी। अगला सवाल है आपका कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वास्तविक कारण था? तो वो था सहायक संधि। सहायक संधि को जो क्या था, तो ये टीपू सुल्तान क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। इसी वजह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु होती है टीपू सुल्तान की। तो आप टीपू सुल्तान से संबंधित आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछता है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमको बताइएगा कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए तो। प्लासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में, उस समय मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोग को थोड़ी देर के बाद। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दिया था? देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न दोस्तों? कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद, है ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बना करके उस पर सहायक संधि थोप दिया। तो उस पर मैसूर का जो राजा बना दिया गया वो नरेश कृष्ण को बना दिया गया। और ये किस वंश का था? तो वाडियार वंश का था। ठीक है, और उस समय मतलब गवर्नर कौन था दोस्तों? बताइए तो कमेंट करके। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सहायक संधि किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, आप याद रखिएगा। अगला है कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली। और यही हैदर अली जो थे दोस्तों, इनकी मृत्यु होती है। कब मृत्यु होती है बताइए कमेंट करके, अभी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है,
चलिए, अभी आपसे एक सवाल पूछे थे कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय जो था ये मुगल सम्राट था प्लासी के युद्ध के समय। और टीपू सुल्तान के जो पिता थे यानी कि हैदर अली, इसकी मृत्यु कब होती है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर, चलिए एक प्रश्न तो आ ही गया, 1782 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। मैंने अभी आपको बता दिया है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था इसकी मृत्यु, और 1782 में हुआ था, है ना। चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1780 से लेकर के 84 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है, तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। कब मृत्यु हुआ, तो 4 मई 1799 को। कहाँ मृत्यु हुई, तो श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, चलिए अब तो मैसूर युद्ध से संबंधित प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इतना ही सवाल आपको जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 4, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है कि टीपू ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में किया था 1787 ईस्वी में। ठीक है, 1787 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में। अगला है कि हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम ही इसकी राजधानी थी दोस्तों। और यहीं पर लड़ते लड़ते अंग्रेजों से क्या हुए, तो वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला है कि हैदर अली का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था, तो हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में। कहाँ हुआ था, बूंदी कोट में हुआ था हैदर अली का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिख राज्य स्थापित करने का सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है ना। बंदा बहादुर, है ना, बंदा बहादुर जो था ये सिख राज्य स्थापित करना चाहते थे, और इनका जन्म हुआ था आपको 1670 में। राजौली जिला है आपको जम्मू कश्मीर में, है ना, पुंछ जम्मू कश्मीर में, यहीं इनका जन्म हुआ था। और ये सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखते थे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था। और ये जो बंदा बहादुर थे ये राजपूत जाति के थे, और इनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। क्या नाम था, लक्ष्मण दास इनका बचपन का नाम था। अगला है कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लौहगढ़ को, है ना, लौहगढ़ में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। और डेली आपकी टेस्ट जो हो रही है दोस्तों वो रात में 9 बजे से हो रही है। कुछ कारणवश अभी डिजिटल पर नहीं हो रहा है, 1-2 दिन आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 1-2 दिन के बाद आप लोग का डिजिटल पे शुरुआत हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा वगैरह ये सब फिट होना भी बाकी है। कैमरा बुक हो चुका है, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आपको डिजिटल पे क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बंदा बहादुर ने किस सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए थे दोस्तों, तो ये नानक और गुरु गोविंद सिंह। देखिए नानक जो देव थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे, है ना। सिख में टोटल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे आपका। और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ, तो पटना सिटी में, है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ। और पटना में पटना सिटी, पटना साहिब आप पटना सिटी आप गए होंगे ना, वहाँ गुरुद्वारा जो है वहीं उनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो सिख जो नेता थे रंजीत सिंह, इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था आपका, है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह के पिता कौन थे दोस्तों, तो रंजीत सिंह के जो पिता थे वो थे महासिंह, और वो किस मिसल के प्रमुख थे, तो सुकरचकिया के वो प्रमुख थे आपका। ठीक है, सुकरचकिया के वो प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने राजनीति और कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण किया था, तो अपनी माँ सदा कौर से वो ग्रहण किया था, है ना, माँ सदा कौर से राजनीति और कूटनीति की शिक्षा ग्रहण किए थे रंजीत सिंह। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो रंजीत सिंह अपने राज्य को 4 सूबों में बांटा था दोस्तों, और वो था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, है ना। 4 सूबे मतलब कि 4 जिलों में इसको बांटा गया था, है ना। रंजीत सिंह के द्वारा अपने राज्य को
पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान तो साथ में ही था ना। अगला सवाल है कि महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की। तो महाराजा रंजीत सिंह ने दोस्तों अमृतसर की जो संधि की वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेंटकॉफ के साथ किया था। ठीक है, किसके साथ किया था? चार्ल्स मेंटकॉफ के साथ किया था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। रंजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 7 जून 1839 को होता है रंजीत सिंह की मृत्यु। कब होती है? 7 जून 1839 को। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? जो अयोग्य साबित हुआ, तो उसका जो पुत्र था खड़ग सिंह, वो बना था रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी। ठीक है, क्या नाम था उसका? खड़ग सिंह, और ये इसका बेटा था आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब आ जाइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46। ठीक है, 1845-46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, है ना। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे अंग्रेजी गवर्नर। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई थी? तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों वो 45-46 में हुआ था, और अंग्रेजों के बीच जो पहली संधि हुई थी वो लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? ये होता है 1848-49 में, है ना। याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। बस यही पूछेगा कब हुआ था, उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। यही 2-4 सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराज कौन था? दोस्तों महाराजा था दिलीप सिंह, है ना। कौन थे? तो राजा दिलीप सिंह वहाँ के महाराजा थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कब तथा किसके बीच लड़ी गई? तो 13 जनवरी 1849 को शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच लड़ा गया था आपका। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रश्न है अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं इतिहास से संबंधित अभी और भी बहुत सारा प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आज था इतिहास का टेस्ट नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग 100 से ज़्यादा प्रश्न देखे जो आधुनिक भारत से था, है ना। अभी हम लोग धीरे धीरे करके मतलब कि बढ़ रहे हैं। अभी आपका लगभग 4-5 क्लास आपका होगा हिस्ट्री का, जिसमें आप लोग को पूरा आधुनिक भारत का यहाँ पर निचोड़ हर एक प्रकार का सवाल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये टेस्ट 1 आपका यहाँ पर समाप्त होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आपका डेली 9 बजे से इसका जो क्लास होगा दोस्तों, आप लोग डेली तैयार रहिएगा। अगर आपको प्रधान शिक्षक की PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको PDF कैसे मिलेगा? तो 351 मात्र इसमें चार्ज है PDF का। तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप ये PDF लीजिए, पेमेंट कीजिए। इसी नंबर पर पेमेंट करना है आपको, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भी भेज देना है ना। ये जो हमारा नंबर है 7857824310, ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे सब चीज़ है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आप PDF है, प्रीवियस वीडियो है, नोट्स है, लाइव क्लास है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और डेली रूप में आपको फिर PDF मिलते रहेगा। ठीक है, और एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहता है, तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगा। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, जाकर के आप कैरियर परिवार सर्च कीजिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और देखिए सीटेट की वैकेंसी आ चुकी है ना। सीटेट का जो फॉर्म है दिसंबर 2022 वाला, ये आपको फॉर्म अब अप्लाई होने वाला है। बहुत जल्द सीटेट की भी क्लास आप लोग को स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग अगर सीटेट तैयारी कर रहे हो, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो नंबर आप लोग को दिख रहा होगा 7857824310, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन लीजिए फटाफट, और सीटेट की तैयारी कीजिए। सीटेट की भी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। और बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे होने वाला है। डिजिटल बोर्ड तो आ गया है, लेकिन कुछ कैमरा वगैरह अभी सेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा समस्या है ना। और क्योंकि आप लोग का आया था मैसेज बहुत सारा कि सर दिख नहीं रहा तो इसी वजह से हम सोचे चलो अभी 2-3 दिन इसी पर क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर क्लास आप लोग का शुरू किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद सभी लोगों को।